नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइन पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा। प्रदेश को 10,620 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार का जताया आभार। विशेष सहायता के रूप में 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की प्रदान। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 5 जनवरी को, लग सकती हैं कई नई बंदिशें। नए साल पर सोलन पुलिस तैयार, ड्रोन से रखी जाएगी कालका शिमला हाईवे पर नजर। और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में शुरू हुआ विधानसभा क्षेत्र स्तर का महाकुंभ खेल मैदान। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे से वापस आ चुके हैं। वापस आते ही उन्होंने कई नई घोषणाओं के बारे में जानकारी दी। नई घोषणाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि नई दिल्ली में वर्ष 2022 और 23 के केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक की गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्रालय राज्य को निरंतर उदार वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य में आधारभूत संरचना के विकास के 400 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्ति ऋण स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले 4 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को 10,620 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य में आधारभूत संरचना के विकास के 400 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है और विशेष सहायता के रूप में 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 5 जनवरी 2022 को नए साल में होगी। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ये बैठक 10:30 बजे सचिवालय में होगी। इस बैठक में सरकार कुछ सख्त फैसले ले सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बैठक में प्रदेश में बंदिशें लगाने संबंधी निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें नाइट कर्फ्यू शामिल है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पुलिसकर्मी पे बैंड मामले पर भी चर्चा संभव है। सीएम जयराम ठाकुर ने पिछले दिनों नए साल में सख्ती बरतने के संकेत दिए थे। हालांकि पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज हैं। चुनावी वर्ष में सरकार उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कुछ अहम फैसले ले सकती है। जिला कुल्लू में स्वयं सहायता समूह ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके चलते अब घर पर ही तैयार किए गए उत्पादों को अमेज़न पर अपलोड किया जाएगा और ऑनलाइन के माध्यम से बेचा जाएगा, जिससे देश विदेश के व्यक्ति इन उत्पादों को खरीद पाएंगे। मुख्यालय सरवरी में नगर परिषद के कार्यालय में शहरी आजीविका मिशन के तहत सहायता समूह की महिलाओं को इस बारे में जानकारी भी दी गई। वहीं इस दौरान अमेज़न कंपनी के प्रतिनिधियों ने महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को कंपनी की वेबसाइट पर भी चढ़ाया। हमारे पास एनयूएलएम के अंडर लगभग 160 से 70 ग्रुप जो हैं वो और 1200 से 1300 तक की लेडीज़ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे कुल्लू के जो स्वयं सहायता समूह है, जो हमारे एसएचजी हैं, वो लेडीज़ जो हैं वो अपने हाथों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स जैसे कि टोपियाँ वगैरह, मफलर या जो भी जुराबें वगैरह होती हैं उन्नी वो प्रोडक्ट तैयार करती हैं। और खाने पीने के प्रोडक्ट जैसे कि शीरा, अचार वगैरह या बड़ियाँ वगैरह भी तैयार करती हैं। तो पहले हमारे यहाँ एनयूएलएम के थ्रू जो इनके प्रोडक्ट्स होते थे एसएचजी की लेडीज़ के, वो शिमला भेजे जाते थे। फिर वहाँ से वो आगे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे बिकते थे, जिससे थोड़ी सी दिक्कत रहती थी लेडीज़ को भी, टाइमिंग भी ज़्यादा लगती थी। और अभी क्या है, हमारे कुल्लू यूएलबी में एनयूएलएम के अंडर जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू जो है वो कुल्लू सेंटर को, जो हमारी यूएलबी है, उसको ही नोडल सेंटर बना दिया है। तो आज हमारे यहाँ पे अमेज़न का फ़ोटोशूट हो रहा है, जिसके चलते अभी जनवरी से हम लोग जो एसएचजी के प्रोडक्ट्स हैं वो यहीं से डायरेक्ट हम लोग अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे बेचेंगे। और जो ये एसएचजी की लेडीज़ के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन सोनचिरैया नाम से बिकेंगे। कुल्लू शहरी आजीविका मिशन के तहत हमारे जो उत्पाद जो हाथों और खड्डियों से तैयार किए जाते हैं, वो पहले हम शिमला के विकास उसमें भेजते थे अमेज़न में। और अब ये जो हाथ का प्रोडक्ट जो बनाए गए जा रहे हैं, ये अब कुल्लू नोडल सेंटर बनाया गया है शहरी आजीविका मिशन की। तो यहाँ से ही अब भेजे जाएंगे।
और इससे हम महिलाओं को एक तो हमारी इनकम में वृद्धि होगी और देश भी के हर भागों में हमारी एक नई पहचान होगी। घर बैठ के हर चीज़ की वो हर फायदा होगा इन लोगों के लिए। नया साल शुरू होने वाला है, जिसके चलते सोलन पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है ताकि किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो। पुलिस ने जिला को विभिन्न सेक्टरों में बांट दिया है, जिस पर सभी टीमों को तैनात कर दिया गया है। इसके तहत आने जाने वाले व्यक्ति पर विशेष नजर रखी जाएगी। यहां तक कि दिन भर ड्रोन से भी कालका शिमला हाईवे पर पैनी नजर रखी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, नए साल पे जो मुख्य जो हमारा उद्देश्य है वो सोलन जिला के अंदर यातायात को सुनिश्चित करना है और किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना घटित ना हो, क्योंकि अधिकतर जो पर्यटक हैं नए वर्ष पर वो शिमला को जाते हैं और जिसके लिए पूरा जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है वो सोलन जिला से होकर गुजरता है, जिससे कि यातायात व्यवस्था एक मुख्य चैलेंज हमारे लिए रहता है। तो इन सब को देखते हुए हमने पूरे सोलन जिला को जो है 10 सेक्टरों में बांटा है और हर सेक्टर के जो प्रभारी हैं वो थाना या चौकी इंचार्ज हमने लगाए हैं और संबंधित जो राजपत्रित अधिकारी हैं, डीएसपी, एडिशनल एसपी साहब जो हमारे हैं वो संबंधित उसके जो सुपरवाइज करेंगे। साथ ही साथ 4 जो हमारे ड्रोन कैमरा है उससे भी हम निगरानी करेंगे, जिसमें कि एक को जो है धर्मपुर परवाणु के एरिया में, कसौली, सोलन और दाड़ला घाट एरिया में स्थापित किया गया है। पर्यटक स्थल जैसे हमारे हैं चायल है, कसौली है, वहाँ पर हमने विशेष पुलिस दल तैनात किए हैं, जिसमें महिला पुलिस भी है और जो आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो QRT हमारी जो है वो वहाँ पर तैनात रहेगी। साथ ही साथ यातायात में अतिरिक्त पुलिस बल हमने तैनात किया है। न्यू कर्मचारी पेंशन महासंघ ने सरकार को एक बार फिर चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि कर्मचारी महासंघ व प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के दबाव में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने कमेटी गठित करने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अभी तक कमेटी गठित नहीं हुई है। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने 31 दिसंबर तक सरकार को कमेटी गठित करने व 31 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट देने का अल्टीमेट दिया है। सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आगामी बजट सत्र में लाखों कर्मचारी विधानसभा के बाहर हल्ला बोलेंगे। सरकार को कमेटी गठित करने के लिए हमने जो है 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया है और उसके बाद हम जो है 1 तारीख को गेट मीटिंग करने वाले हैं और उसमें कर्मचारियों की तरफ से जो भी हमें सुझाव आएंगे उस तरह से हमारी आगे की जो महीने 2 महीने की रणनीति होगी। हम सरकार का रुख देखेंगे, सरकार कमेटी गठित करती है तो कमेटी की हम स्पीड देखेंगे, वो किस तरह से हमारा काम कर रही है। और 31 जनवरी तक का हमने कमेटी को भी समय दिया है, अगर गठित भी करती है तो 31 दिसंबर तक जो कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करे और वो रिपोर्ट जो है जब आएगी तो फरवरी महीने में हम चाहेंगे कि हमारी पेंशन बहाल हो। देखिए, इसमें 1,20,000 के आसपास कर्मचारी हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बताया कि इसमें जो है सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 500 करोड़ के आसपास जो है सरकार को हर वर्ष पेंशन के रूप में देने पड़ेंगे, जबकि आज की डेट में जो है 1200 करोड़ जो है सरकार अपना और कर्मचारियों का पैसा NSDL को दे रही है। उल्टा सरकार को 700 करोड़ का फायदा इसमें होने वाला है। धर्मशाला शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक वैदिक गणित विषय शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बोर्ड पूरी तैयारी में जुट गया है। इसके अलावा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए 3री से 5वीं तक संस्कृत शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 3री व 4थी कक्षा में मात्र ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास होंगे, जबकि 5वीं कक्षा में आने पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। डिजी लॉकर की सुविधा बच्चों को देने का प्रयास पहले से भी किया जा रहा था, लेकिन अब हमने इस काम को इसी वर्ष ये सुविधा बच्चों को देने का सोचा है और वो मिलेगी भी बच्चों को। इसमें ऐसा है कि जब भी रिजल्ट निकलता है तो बच्चों के सर्टिफिकेट्स को हम जल्दी से उपलब्ध नहीं करवा पाते या उनका वेरिफिकेशन भी अगर किसी एजेंसी ने करना है तो वो हो नहीं पाता जब तक कि हम उनको सर्टिफिकेट नहीं देते। तो ऐसे डिजी लॉकर की सुविधा में उनका सर्टिफिकेट उस लॉकर में डाल दिया जाएगा और वो ऑनलाइन और डिजिटली उस सर्टिफिकेट को बच्चे भी देख पाएंगे और कोई भी एजेंसी जो वेरीफाई करना चाहती है उसका रिजल्ट उसे देख पाएगी। कब तक ये सुविधा मिल जाएगी? हमने 2022 में ये सुविधा देनी है। 2022 में वैदिक गणित के ऊपर भी बोर्ड काम कर रहा है, क्या कुछ रहने वाला है? वैदिक गणित बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बच्चों को गणित में
अधिक से अधिक समझ उनकी बढ़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी थोड़े टाइम में वो सॉल्व कर पाए, ये सारा वैदिक गणित के माध्यम से होगा। तो अभी हमने इसमें काफ़ी प्रयास कर लिए, पूरा करिकुलम इसका बना लिया है और 2022 तक या इसी वर्ष हम पूरा करेंगे कि ये कैसा। अभी तो ऐसा सोचा है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक ये वैदिक गणित के चैप्टर अलग अलग कक्षाओं में रहेंगे, बच्चों के ऊपर भार भी ना रहे। और जो गणित में कुछ ऐसे चैप्टर्स अभी ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ते हैं जिनका रेपिटेशन है और बहुत व्यवहारिक नहीं है, उनको हटाकर ये वैदिक गणित उनमें डालकर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। और आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर की विशेष पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ जैसे आयोजन से हिमाचल प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवाओं खेलों की ओर प्रेरित होकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाएंगे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर को अब देश भर में स्पोर्ट्स आइकॉन के रूप में भी जाना जाता है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जो ये प्रयास किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। खेल महाकुंभ का प्रयास उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से प्रारंभ किया और अब प्रदेश की जनता जो है इस बात की मांग करने लगी है कि जिस प्रकार से हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में ये काम हो रहा है वो सारे प्रदेश में हो। और हमारे प्रदेश के खेल मंत्री श्री राकेश पठानिया जी ने जो है इस बात की घोषणा भी की है कि इस प्रकार का प्रयास सारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो आयोजित किया जाएगा। ये जहां इंडिया को फिट रखने के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा आयोजन है, क्योंकि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जो हमारा नौजवान है जो घरों में जो है वो सिमट करके रह गया है मोबाइल क्रांति के कारण, कंप्यूटर के कारण, लैपटॉप के कारण या फिर कोरोना वायरस के कारण भी, उनको आवश्यकता इस बात की है कि वो ज़मीन पर आएँ, वो खेल मैदान में आएँ, वो अपने स्वास्थ्य को भी फिट रखें और अपनी जो है मेंटल हेल्थ भी उससे स्वस्थ रहेगी जब वो। धर्मशाला में आज इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हुआ। यह प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। साथ ही धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने भी इस कार्यक्रम के दौरान अपनी उपस्थिति दी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी को मेडल तथा ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में कुल 80 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें सरवीण चौधरी ने सम्मानित किया। आज के कार्यक्रम में राज्य स्तरीय जूनियर वर्ग अंडर 19 का जो प्रतियोगिता का समापन है, 3 दिन का यहाँ कार्यक्रम हुआ। और जिस तरीके से धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम की शुरुआत हुई, अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर बने हैं, इंडोर स्टेडियम बना है और बहुत सारी चीज़ें बच्चों के खेलों के लिए प्रदेश में जैसे खेल नीति और युवा नीति का जो है अब पूरा प्रारूप जो है तैयार हो रहा है। अलग अलग समय में अलग अलग सरकारों ने प्रयास किए, लेकिन आज का समय बदला हुआ समय है जिसमें युवा वर्ग जो है हर विकास में अपने आप को आगे रख रहा है। हमें देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे नेशनल खेले हैं और बहुत सारे बच्चों ने जो है हिमाचल को रिप्रेजेंट किया है। और जो बैडमिंटन की आज बात है, जहाँ पर 5-6 धर्मशाला के खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल खेला है। हमारी आंख तो रहनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे कब को जाएगा। और मुझे लगता है ये जो प्रयास हो रहे हैं सरकार के लेवल से और अलग अलग एसोसिएशंस के लेवल से, तो एक दिन वो दूर नहीं है जब हिमाचल का खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये 3 दिन का जो वर्क लगा है, इसमें अभी नेशनल खिलाने की बात जुलाई में कर रहे हैं। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।